सर। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और जो हमारा एम है उसे आप भूले नहीं होंगे और उस दिशा में प्रयास कर रहे होंगे। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। क्यों मेहनत करना है? क्योंकि इस साल आपको मिनिमम 95 मार्क्स लाने हैं साइंस में। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि हमारा एम क्या है। मैं आसिफ खान आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और अभी मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने पहले 2 लेक्चर किए हुए हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं किए हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो दोनों लेक्चर पहले कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कॉन्सेप्ट एकेडमी 707 पे जा करके प्लेलिस्ट डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आप खोजेंगे तो मिल जाएगा और वहाँ पर 2 लेक्चर पढ़ें, उससे आप पहले कर लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो आप सभी का वेलकम है मेरे इस क्लास 10th के लेक्चर 3rd में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया? करंट पढ़ाने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, वो है पोटेंशियल। ठीक है। और अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैंने केवल पोटेंशियल नहीं बताया है, वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन कॉमनली अब सिंपली उन्हें हम पोटेंशियल ही बोलेंगे। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट समझना है तो पहले आपको पोटेंशियल समझना ही पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? जिम्मेदार है। अगर करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ के करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने अपने पहले ही नियम में कहा है कि विदाउट फोर्स देयर इज़ नो मोशन। इस लाइन को अगर आप समझ गए तो अच्छी खासी आप फिजिक्स समझ गए। बिना फोर्स के कोई मोशन नहीं होता है, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब ये फोर्स क्यों बता रहा हूँ? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो वाई मैंने यहाँ पर ये लिखा कि पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है और इसी को हम समझेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में जाकर बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो जिसे आप इसको डे टू डे लाइफ में कनेक्ट कर सकें। ठीक है। और यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं होता है। अगर आपने क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स ना भी क्लास 9th की पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि क्लास 9th में आपको 2 टॉपिक मिले होंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर जब आप पढ़ते हो क्लास 9th में तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलता है और उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहाँ आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। अब पोटेंशियल तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया ग्रेविटेशनल वर्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे हेल्प करता है और मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फील आ गई, फील का मतलब क्या है? फिजिक्स को आप फील करिए डे टू डे लाइफ में, तभी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अदरवाइज़ रटना पड़ेगा और मैं रटने में बिलीव नहीं करता हूँ। आप रटोगे तो कब तक याद रहेगा? आप समझोगे तो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं आपको फील दिलाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। आपको यहाँ पर लेना है वाटर टैंक। वाटर टैंक का मतलब क्या है? पानी की टंकी लेनी है। अब 2 पानी की टंकियाँ हैं, ठीक है, 2 पानी की टंकियाँ हैं और इनका जो नीचे वाला पार्ट है यानी वो एक पाइप से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर जो कनेक्टेड पार्ट है मैं उसको दिखाना चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊँगा कि ये वाटर टैंक इस वाटर टैंक से नीचे से कनेक्टेड है। ठीक है। ये वाटर टैंक आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये कुछ इस तरह से समझ लीजिए है। लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है? वॉल्व लगा हुआ है।
अब ये वॉल्व का मतलब वो टंकी है जो इस वाटर के फ्लो को अलाउ करेगा। तो आप देखिए कि इसमें टंकियाँ हैं कैसी, ध्यान दीजिएगा। ये टंकी जो लेफ़्ट वाली है मैं इसे ए कह दे रहा हूँ, राइट वाली टंकी को मैं बी कह दे रहा हूँ। जो टंकी ए है, जो टैंक ए है, इसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, यानी यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। और जो टंकी बी है वहाँ पे थोड़ा कम पानी भरा हुआ है, यानी जो टैंक बी है उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम है। अब जिस साइड वाटर लेवल हाई है, जिस साइड वाटर लेवल हाई है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। बहुत ही सिंपल समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। और जिस तरफ पानी कम है उधर क्या होगा, प्रेशर लो होगा। इधर प्रेशर क्यों हाई होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा। तो यहाँ पर इन दो वाटर के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है ना, एक तरफ प्रेशर हाई है, एक तरफ प्रेशर लो है, तो ये जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्लास 9th में रहता है बेटा, अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, तो वहाँ टीचर अगर नहीं पढ़ाओगा तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रोल प्ले करेगा आपको ये समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रोल प्ले करने वाला है आपको ये समझना है। एक तरफ वाटर का लेवल हाई है, एक तरफ वाटर का लेवल कम है। जिस तरफ वाटर का लेवल हाई है वहाँ पे प्रेशर आपका हाई है, जिस तरफ वाटर कम है वहाँ प्रेशर कम है। एक तरफ ग्रेविटेशनल मतलब ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ कम लग रहा है, तो इनके बीच में डिफरेंस किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इस वॉल्व को ओपन कर दूं, वॉल्व का मतलब सिर्फ टंकी समझिए कि टंकी आप टैप ऐसे खोलते हो पानी गिरने लगता है, टैप बंद करते हो पानी बंद हो जाता है। तो अगर मैं इस वॉल्व को ओपन कर दूं, अगर मैं इस वॉल्व को ओपन कर दूं तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मूव करना शुरू करेगा। और वाटर मूव कहाँ करेगा, इस हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, यानी टैंक ए से टैंक बी की तरफ वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ए से बी की तरफ। लेकिन ये वाटर मूव क्यों कर रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वाटर कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों तरफ लेवल सेम ना हो जाए, यानी दोनों तरफ एक लेवल में पानी ना आ जाए। अब ये मैंने क्यों बढ़ाया, अभी आप समझ जाओगे। ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने क्या बनाया, वाटर करंट बनाया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने क्या बनाया, वाटर करंट बनाया। अब देखिए बच्चों, साइंस को लोग जो टर्मिनोलॉजी है, साइंस में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको लोगों ने किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है। तो आप देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप चीज़ों का मतलब समझने का प्रयास करिए। आपको एक आम आदमी की तरह से बात नहीं करनी है। अगर हम आम आदमी की तरह से बात करेंगे तो क्या मतलब रहेगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसके वजह से वाटर मूव करना शुरू किया, यानी वाटर का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। और ये जो मूवमेंट है इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं करंट। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे बना वाटर करंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से क्या बना, वाटर करंट बना, यानी वाटर मूव करना शुरू किया फ्रॉम ए टू बी। तो कहीं पर अगर पानी बह रहा है तो उसे हम कहेंगे वाटर करंट। अगर पानी रुका हुआ है तो उसे हम कहेंगे स्टिल वाटर, रुका हुआ वाटर, स्टिल वो मत समझ लीजिएगा, स्टिल ये वाला वाटर मतलब रुका हुआ है, शांत है, रेस्ट पे है। तो अभी यहाँ से इस पूरे कंक्लूजन से आप क्या निकाल सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर करंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर करंट। हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। ये समझ गए तो इलेक्ट्रिक करंट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको समझ लेगा तो। देखिएगा होता क्या है, हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी, लेक्चर 1 आपने पढ़ा है, चार्ज बॉडीज से। कहानी कहाँ से शुरू की थी, चार्ज बॉडीज से, ठीक है, यानी ऐसी बॉडी जिन पे चार्ज हो। हमने यहाँ पर 2 चार्ज बॉडी ली है। तो मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ ए,
ये दूसरी चार्ज बॉडी है जिसे नाम दे दे रहा हूँ बी। ये दोनों ही चार्ज बॉडीज़ हैं डिफरेंट पोटेंशियल पे, यानी इनका पोटेंशियल अलग अलग है। क्यों अलग है? अगर जो पोटेंशियल है हमारा V, वो डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज पे। अगर कहीं पे चार्ज का अमाउंट हाई है तो वहाँ पोटेंशियल भी क्या होगा? हाई होगा। अगर चार्ज का अमाउंट कम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। तो हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि जो बॉडी ए है इस पे कुछ ज़्यादा ही चार्ज है, मैं प्लस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो बॉडी ए है इस पे जो चार्ज है Q वो हाई है, और जो बॉडी बी है इस पे चार्ज है कम। तो जिस पे चार्ज हाई है उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? हाई, और जिस पे चार्ज कम है उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? कम, ठीक है। तो अब इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या है? इन दोनों बॉडीज़ के बीच में है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? तो कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और जो मैंने पीछे एग्जांपल पढ़ा है टैंक वाला, उससे लिंक करने की कोशिश करिएगा। इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ सिचुएशन क्या है। दो चार्ज बॉडीज़ हैं, देख लीजिए इस डायग्राम में, डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, यानी एक का पोटेंशियल मान लीजिए है V1 और एक का है V2। एक का पोटेंशियल है V1, एक का पोटेंशियल है V2। V1 हाई है, V2 लो है। V1 हाई क्यों है? क्योंकि इस पे चार्ज जो Q1 है वो हाई है, और V2 लो क्यों है? क्योंकि इस पे जो चार्ज Q2 है वो कम है। अब इन दोनों बॉडीज़ को हमें क्या करना है? इन दोनों बॉडीज़ को हमें कनेक्ट कर देना है एक वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर देना है। तो हमने इसको एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा ही कनेक्शन है जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो वाटर टैंक थी वो नीचे एक पाइप से कनेक्टेड थी जिसमें वॉल लगा हुआ था। तो जैसे ही मैं यही इसको एक वायर से कनेक्ट करूँगा तो ये जो चार्जेस हैं ना, इनको एक पाथ मिल जाएगा। पाथ मिल जाएगा तो ये चार्जेस क्या करेंगे? ये चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। चार्ज का फ्लो कहाँ होगा? तो चार्ज आपका फ्लो करेगा, चार्ज आपका फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यानी जो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 यानी A से जो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2 यानी B की तरफ चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये जो मैंने बना दिया है ब्लू से, ये क्या है? चार्ज मूव करना शुरू करेगा। और ये जो चार्जेस का मूवमेंट है, ये जो चार्जेस का फ्लो है, मैंने क्या कहा? ये जो चार्जेस का मूवमेंट है, मूवमेंट वर्ल्ड मूव से बना है, या ये जो चार्जेस का फ्लो है, यही फ्लो ऑफ चार्जेस क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। तो इन वन वर्ड आपको कहना हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप कहोगे फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। कई सारी बुक्स में मेक्स वर्ड के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूट। आई बात समझ में? तो दोनों का मतलब एक है। मेक्स या कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना। तो जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस का मूवमेंट होगा, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट जो चार्जेस का मूवमेंट है वो किसके वजह से हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये मेक करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करें। यानी करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। साइंस क्या है? चीज़ों को आप लिंक कर सको, समझ सको, एक माइंड मैप बना सको कि सर ने क्या समझाया। रटा नहीं रहा हूँ, डेफिनेशन रटाने को नहीं कहते हैं। मैं इतनी मेहनत फिर नहीं करता यहाँ पे आकर के यूट्यूब पे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम ही है हमारी चैनल का कॉन्सेप्ट एकेडमी। तो कॉन्सेप्ट सीखिए। मैंने आपको क्या समझाया? दो वाटर टैंक हैं, एक में पानी ज़्यादा है, एक में पानी कम है, कनेक्ट कर दिया। पानी का मूवमेंट कहाँ हुआ? हाई से लो की तरफ। जो हाई है उधर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाई था, जिधर लो है उधर ग्रेविटेशनल लो था। वाटर मूव किया, क्या बना? वाटर करंट। अब इस पिक्चर को आप इससे समझ लीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कहीं भी वाटर मूव करता है तो कहाँ मूव करता है? हाई से लो की तरफ। पानी अपने आप कहाँ मूव करता है? हाई से लो की तरफ। कभी भी लो से हाई मूव नहीं करेगा। ऐसे चार्जेस का मूवमेंट कहाँ होगा? हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक।
यानी दो बॉडीज के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों बॉडीज सेम पोटेंशियल पे हों, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब क्या है, V1 की वैल्यू 5 है, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ वरना सब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, और नोट्स बनाते रहेगा जो साइड में लिख रहा हूँ, जो लिखा है वो तो आपको मिल जाएगा ऐसे ही, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ इसका नोट्स बनाइएगा आप। देखिए मैंने कहा ये V1 है और ये V2 है और इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी जाहिर सी बात है V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2, V1 V2 के इक्वल नहीं है। तो V1 को हर केस में अगर चार्जेस सोचिए आपका ये A है और ये A से भी चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो V1 है वो हमेशा V2 से हायर होना चाहिए। अगर V1 भी 5 हो जाए और V2 भी 5 हो जाए तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा, अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए, V1 को हमेशा V2 से हायर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए जो भी ये वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ एक ऐसी कंडीशन बन जाए, सोचिए आप चीज़ों को सोचना शुरू करिए, एक ऐसी कंडीशन बन जाए ये V1 है और ये V2 है और इस सूरत में V2 इज़ ग्रेटर देन V1 हो जाए, तो अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो इसका मतलब क्या है, V2 का पोटेंशियल हाई हो गया और V1 का पोटेंशियल लो हो गया। अब अगर इसे तुम वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज तुम्हारा कहाँ मूव करेगा, अब चार्ज के मूव करने डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी अब चार्ज ऐसे मूव करेगा B से A की तरफ। आई बात समझ में, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है। तो आई होप आप इलेक्ट्रिक करंट समझ गए होंगे, जो कि केवल इतना है, फ्लो ऑफ चार्जेस विच मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, एंड विच क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा, और इस इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। केवल करंट मत कहना, क्योंकि करंट भी डिफरेंट है, जो चीज़ मूव करती है उसे हम करंट बोलते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर वाटर मूव कर रहा हो तो वाटर करंट होगा, हो सकता है एयर मूव कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, एयर करंट कहलाएगा। तो इसलिए क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रिक करंट कहोगे। अब मैं आपको एक बात ये समझाना चाहूँगा, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो मैंने आपको दो तरह के चार्जेस पढ़ाए थे। एक चार्ज था आपका पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और दूसरा आपका चार्ज था नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है करंट। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, ये न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कभी भी ये जो प्रोटॉन है, केमिस्ट्री के हिसाब से ये प्रोटॉन जो है ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, क्योंकि बंधा होता है न्यूक्लियॉन्स के साथ। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा पार्ट कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। कभी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का मतलब प्रोटॉन नहीं होगा। तो जहाँ कहीं भी लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो ये जो मैंने आपके सामने बना के रखा था, अगर इसको आप समझ जाओगे तो ये समझ जाओगे कि सर ने क्या पढ़ाया था। और ये मैं टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे इस चैनल का, उस पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट समझ लिया हमने। अब इलेक्ट्रिक करंट तो समझ लिया हमने, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन बतानी हुई, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा, और लिखने में डिफिनेशन वगैरह ही पूछी जाती हैं। तो हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है किसी वायर में, वो क्या है इसको समझना है, जो इतना है, और इतना ही समझने से आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा। देखिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंपली मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, ये 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पास इन 1 सेकेंड, दैट इज पर यूनिट टाइम, थ्रू वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
देखिए समझाता हूँ मैं आपको। वायर अगर बनाना हो तो वायर हम कैसे बनाएंगे, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल बनाएंगे। ये वायर है, ये इस वायर का एंड है ए, ये दूसरा एंड है बी। हमारा जो चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, और ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए पे पोटेंशियल जो V1 है वो बी के पोटेंशियल से हाई है। अब देखिए ये जो वायर है इससे 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, पास होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको कैसे लिखेंगे, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या इसको हम क्या कहेंगे, पर सेकेंड, थ्रू ए वायर is known as इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? तो ये मैं डेफिनेशन लिख दी, इसको डायग्राम समझा दिया, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कर देंगे, पहले लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोइंग या चार्ज फ्लोज, और जब भी पर आएगा तो उसके लिए क्या लगाओगे, अपॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट, और ये इक्वल टू सामने ही रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग या चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करोगे आप आई से, चार्ज को आप डिनोट करोगे क्यू से, टाइम को डिनोट करोगे टी से। तो ये आई इक्वल टू जो क्यू अपॉन टी हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। और इसे रीड क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन हुआ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस डाउट को बता दूंगा। लेकिन आई होप समझ गए होंगे कि इसकी डिफिनेशन आपको क्या लिखनी है। तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब हम चलेंगे इसके एसआई यूनिट की तरफ। और जब भी यूनिट लिखना है बेटा तो आपको यूनिट याद ना करना पड़े, यूनिट आप जो समझ गए हैं उसी से आपको यूनिट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आपने लिखा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज, और टी क्या है, टाइम। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये जो क्यू है ये चार्ज है, और इसका चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। कूलाम को किससे लिखेंगे, सी से। जो चार्ज है क्यू, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जो टी है यहाँ पे क्या है, टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कूलाम, और ये अपॉन की लाइन पर सेकेंड। ठीक है, अब कूलाम पर सेकेंड को मैं कैसे लिखूँगा, कूलाम पर सेकेंड ऐसे लिखूँगा। और अगर मैं चाहूँ तो सेकेंड का पावर है 1, इस सेकेंड को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये कूलाम, सेकेंड ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट हो गया वो हो गया कूलाम पर सेकेंड और कूलाम सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो हर एक क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट है उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया है। तो ये जो कूलाम पर सेकेंड है इसी को हम कहते हैं एम्पियर। इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर। और एम्पियर को हम सिंपली डिनोट करते हैं ए से। एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट सिंपली क्या हो जाएगा, एम्पियर, विच इज़ इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड और कूलाम सेकेंड इनवर्स। आई बात समझ में, क्या कहोगे आप, कूलाम पर सेकेंड और कूलाम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ बोर्ड में हमसे पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप कहोगे एम्पियर। और जैसे ही आप कहोगे एम्पियर, वो आपसे कहेगा कि डिफाइन करो व्हाट इज़ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डिफाइन करने को कहेगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 1 वोल्ट डिफाइन किया था, वैसे ही आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं।
बस आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई का हो गया एम्पियर, कूलाम का हो गया, सॉरी चार्ज का हो गया कूलाम C, और टाइम का हो गया सेकेंड S। ठीक है, आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है, सबके आगे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1 कूलाम है आपका Q यानी चार्ज, 1 कूलाम आपका क्या है, चार्ज। ये 1 सेकेंड क्या है, ये है टाइम। ये क्या है, 1 सेकेंड, जो कि क्या है, टाइम। ठीक है, अब आप इसे रीड कैसे करोगे, 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ये क्या है, ये क्या है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू ए वायर इज नोन एज 1 एम्पियर। तो ये जो मैंने लिखा, जिस तरह से पढ़ा उस तरह से आप रीड करिए, सारी कहानी आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिख देता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर in 1 second, then the current is 1 एम्पियर। और बेटा ये डिफिनेशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 एम्पियर हो गया। किस तरह से डिफाइन किया मैंने, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो SI यूनिट एम्पियर था और मैंने आपके लिए 1 एम्पियर डिफाइन किया। आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 एम्पियर जो है SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का। लेकिन एम्पियर क्या है, ये है बिग यूनिट। एम्पियर क्या है, बिग यूनिट। तो करंट को मेजर करने के कुछ स्मॉलर यूनिट हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 MA। अब आप सोचोगे क्या पढ़ोगे, यहाँ जो स्मॉल m है बेटा ये, और कैपिटल A है, बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कैपिटल M मत लिख दीजिएगा। तो ये जो स्मॉल m है इससे आप पढ़ोगे मिली, इसे क्या पढ़ोगे, मिली, और A क्या हो गया, एम्पियर। तो ये आपका हो गया मिली एम्पियर। और यहाँ पे लिखा है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को हम डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू, माइक्रो को हम डिनोट करते हैं म्यू से। उसका सिंबल क्या है, आप U लिखिए और इसके आगे भी ऐसे बना दीजिए। तो ये क्या होगा, ये माइक्रो या माइक्रॉन का सिंबल है। तो अगर मैं माइक्रो एम्पियर लिखूंगा तो माइक्रो एम्पियर कैसे लिखूंगा, 1 माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखूंगा। तो 1 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर जो हैं ये स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट के। ये कैसे यूनिट है, ये आपके स्मॉलर यूनिट हैं। अब आपको याद क्या रखना है फॉर न्यूमेरिकल, जो 1 मिली एम्पियर है ये इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर के, और जो 1 माइक्रो एम्पियर है वो इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान से देखिएगा, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हुआ तो आप 10⁻³ से डिवाइड करोगे। ध्यान से सुना होगा आपने। फिर ऐसे ही अगर आपको जो 1 माइक्रो एम्पियर है वो होता है 10⁻6 एम्पियर। अगर माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना रहा तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना रहा तो आप 10⁻6 से डिवाइड करोगे। तो इसको लेके हेडेक मत लीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको सब समझाऊंगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो एम्पियर है ये करंट का SI यूनिट की बिग यूनिट है, और स्मॉलर यूनिट क्या है, मिली एम्पियर, और दूसरा स्मॉलर यूनिट क्या है, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रीवियस अगर आपने लेक्चर देखा तो वहाँ पे था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करना है तो उसके लिए एक डिवाइस थी। सेम तरीके से अगर आपको करंट कहीं मेज़र करना है तो करंट को मेज़र करने के लिए भी एक डिवाइस है, करंट को भी मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है, और इस डिवाइस का नाम है अमीटर। इस डिवाइस का नाम क्या है, अमीटर। ठीक है, आप अपने स्कूल के अगर फिजिक्स लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका रखा हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए मैंने आपका डायग्राम यहाँ पे पेश किया है, आप देख लीजिए। ये तीनों क्या हैं, यहाँ पे देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है, ए।
यहाँ लिखा हुआ है म्यू ए माइक्रो एम्पियर, वहाँ पे क्या लिखा है मिली एम्पियर। तो आप खाली अगर ए ध्यान दो तो ये ए फॉर क्या होता है अमीटर, और अमीटर क्या मेज़र करता है, अमीटर जो है वो मेज़र करता है करंट। अमीटर क्या मेज़र करता है, करंट मेज़र करता है। तो डिवाइस का नाम क्या है अमीटर, मेज़र क्या करता है करंट। तो जहाँ पर आपको ए लिखा दिख जाएगा ऐसे इस डिवाइस के अंदर आपको समझ जाना है वो अमीटर है। ऐसे डिवाइस होता है उसके अंदर वी लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो जो पिछले में नहीं बताया था मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस ध्यान दीजिए जो मिली एम्पियर है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है MA, तो इसका मतलब क्या है ये 10⁻³ के ऑर्डर का मेजर कर सकता है। माइक्रो एम्पियर इसका मतलब क्या है ये 10⁻⁶ कर सकता है। और एम्पियर तो सिंपली क्या है ये 1 कूलाम सेकेंड तक का आराम से ये कर सकता है। तो आपके लिए एग्जाम का सिर्फ इतना काम का है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस डिवाइस से मेजर करोगे, तो आप कहोगे अमीटर से, और ये लैब में कैसे होगा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। आई बात समझ में। अब जो लास्ट चीज है इसका आपको समझना है, यहाँ पर जो हमने डिवाइस यूज़ किया है अमीटर, उसकी सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। अमीटर जो होता है बेटा इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है जो है ये अपोज करता है करंट को। आगे मैं आपको ओम्स लॉ में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को। अपोज करने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या ऐसा समझो कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को चलने से रोकता है। तो अगर कहीं पे रेजिस्टेंस हाई है इसका मतलब क्या है वहाँ इलेक्ट्रॉन चल नहीं पाएगा, यानी वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से मूव कर पाएंगे, तो वहाँ पे करंट क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए अमीटर का रेजिस्टेंस हमें लो क्यों रखना है, क्योंकि अमीटर से हमें मेज़र करना है करंट, और अगर हमें अमीटर से करंट करना है मेज़र तो ये जो डिवाइस है बेटा ना इसके अंदर करंट जानी चाहिए। मान लो ये एक वायर है और ये इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करें, तो इसको इससे हम जोड़ेंगे। तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो मतलब इसकी जो करंट है इसमें जानी चाहिए ना, तब तो मेज़र होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस आपको कम रखना है। जब इसका रेजिस्टेंस कम रखोगे तो करंट क्या होगा आसानी से इसमें पास होगा, करंट आसानी से फ्लो होगा, और उसकी वैल्यू आप मेज़र कर सकते हो। तो आपको जो दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है एग्जाम के लिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है लो होता है। तो जब अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है तो आसानी से करंट को आप इसको मेज़र कर सकते हो, ठीक है। अब अमीटर का जब डायग्राम आप बनाओगे अपनी कॉपी में तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। और मैंने आपको पीछे वोल्ट मीटर बनाना भी बताया था, तो इसको आप कैसे बनाओगे, एक सर्किल खींचोगे, इसमें ए लिखोगे, एक लाइन इधर खींचोगे, एक लाइन इधर खींचोगे, और ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। मैंने आपको पैरेलल पढ़ाया था, पैरेलल कैसे होता है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसका एक एंड है ए और दूसरा है एंड बी। तो अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ ऐसे अमीटर तो क्या कहलाएगा पैरेलल। लेकिन जो इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँ या अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँ तो इसको क्या कहलाएगा सीरीज़। तो अमीटर कभी यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, अमीटर हमेशा यहाँ या यहाँ कनेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल्स कि अमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होगा, सीरीज़ में कनेक्ट होगा। आई बात समझ में। तो ये बेटा मैंने इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसका जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन कराऊँगा, जितने भी प्रॉब्लम्स आपके क्लास 10th में पूछे जा सकते हैं, और उनको करके आप बोर्ड में 100% मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हो। इसी तरीके से मैंने इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अगर आप उस लेक्चर 2 को देखते हो बेटा तो आपको फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार देखिए फिर डिसीजन लीजिए कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में जो क्लास 10th में हैं उन्हें शेयर करिए, और मेरे लिए कुछ अच्छे से कमेंट लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कॉन्सेप्ट एकेडमी 707 और आप इससे जुड़े रहिए। मैं हूँ आसिफ खान, और इस साल का जो हमारा एम है 95 मिनिमम मार्क्स में साइंस में लाने हैं, हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।